खंभे खड़े थे, न दीवारें थी, न छत था। हम तो उस स्कूल से पढ़कर निकले थे, इसलिए मैं तो व्यक्तिगत रूप से उस पीड़ा को समझता था। इसलिए हम सब का प्रयास ये था कि गांव के सबसे गरीब आदमी का बच्चा जहां पढ़ता है उस स्कूल में भी योग्य शिक्षक होने चाहिए और अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और उसका परिणाम ये हुआ कि योगी सरकार ने इन 4.5 सालों में 1,21,000 शिक्षकों की भर्ती की है। 1897 की भर्ती प्रक्रिया एडेड जूनियर हाई स्कूल की वो 30 दिसंबर से भर्ती परीक्षा हो चुकी है, अंतिम प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 6,000 और शिक्षक जो छूट गए थे चयन सूची से, उनकी भर्ती प्रक्रिया 6 जनवरी को पूरी हो जाएगी। 17,000 और जो रिक्त पद हैं उनका भी विज्ञापन शीघ्र निकलने वाला है। आप कल्पना करिए, आने वाले कुछ महीनों को जोड़ लें तो 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती योगी सरकार केवल बेसिक शिक्षा विभाग में पूरी करने वाली है। इसका परिणाम यह होगा कि कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं होगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे पास जो शिक्षक है, उनकी जो योग्यता है, उनकी जो डिग्री है, उनकी जो पढ़ाई है, उनकी जो क्षमता है, बड़े बड़े भवन वाले निजी विद्यालयों के पास भी उतने योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। जरूरत है केवल हम सबको मिलकर के मन लगाकर काम करने की। इस दिशा में भी काम किया। बच्चे खाकी ड्रेस पहन के, आपको याद होगा 17 के पहले का दृश्य, तमाम वरिष्ठ शिक्षक यहाँ बैठे हैं, अभी त्रिपाठी जी चर्चा कर रहे हैं। खाकी ड्रेस पहन के बच्चे जाते थे, ऐसे लगता था जैसे किसी बाल सुधार गृह से निकल कर आए हैं। हमारी सरकार ने आते ही, योगी सरकार ने बच्चों को 2 जोड़ी रंगीन ड्रेस, बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूलों की तरह, और केवल ड्रेस नहीं, जूता भी, मोजा भी। और सर्दियों में ड्रेस का रंग ढक जाएगा। कई गरीब बच्चे हैं जिनके घर में स्वेटर भी नहीं होता है, इसलिए उनके लिए स्वेटर भी। और फिर किताब जो फ्री में मिल रही है, वो किताब कैसे ले जाएगा घर, कैसे लेकर आएगा, इसलिए बैग भी, ये सब देना शुरू किया। और जब स्कूल चलो अभियान शुरू किया, हमारे शिक्षक गांव गांव जाने लगे, घर घर जाने लगे, लोगों को प्रेरित किया कि अपने बच्चों को चाय की दुकान पर मत भेजिए, बच्चों को से बाल श्रम मत करवाइए, खेत में काम मत लीजिए, उनको स्कूल भेजिए। तो नामांकन भी 100% होने लगा। जो बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती थी, जो बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे, वो भी स्कूल आने लगे। समर्थ योजना, शारदा योजना, तमाम सारी हमने योजनाएं शुरू की। उसका परिणाम ये हुआ कि जहां 2017 में हमारे पास 1,23,00,000 बच्चे थे, योगी सरकार के स्कूल चलो अभियान के कारण, हमारे अध्यापकों, हमारे प्रधानों, हमारे पूरे विभाग के अधिकारियों के परिश्रम के कारण आज हमारे पास 1,82,00,000 बच्चे हैं। लगभग 54-55 लाख बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई। और एक समस्या आती थी, आरोप लगते थे हमसे लेकर हमारे शिक्षक तक पर। ड्रेस खराब हो तो सब लोग पैसा खा गए, साइज छोटी बड़ी हो तो सब गाली सुने, अध्यापक को पता भी ना हो कि स्वेटर कहां से आया, कौन लाया, तो भी अगर उसकी क्वालिटी खराब हो जाए तो मास्टर सब पैसा खा गए, साइज छोटी हो जाए तो मास्टर ने गड़बड़ कर दिया। हमारे अध्यापकों का पढ़ाने लिखाने से ज्यादा समय इन्हीं चीजों पर खर्च भी होता था और पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद भी उन पर अनावश्यक भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। इसलिए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए और अध्यापकों को इन सब झंझटों से मुक्त करते हुए, भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी करते हुए, इन सब चीजों का पैसा, जितना पैसा सरकार खर्च करती थी एक बच्चे को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा और बैग देने के लिए, वो सब जोड़कर, जिसमें कंपनी अपना फायदा ले जाती थी, जिसमें बिचौलिए अपना लाभ उठाते थे, प्रति छात्र 1,100 रुपए अब सीधे बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजा जा रहा है। और इतने नहीं है, अगर किसी परिवार के 5 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5,500 रुपया मिलेगा हर बच्चे के लिए। 11 अभिभावक अब तय करे अपने बच्चे के साइज के हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से, ये दुकान अच्छी नहीं है तो उस दुकान से जाकर अपने बच्चों की ये सुविधाएं खरीद सकते हैं, किताब छोड़कर, क्योंकि किताब जगह जगह नहीं छप पाएगी, इसलिए किताब आज भी सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है, से सारी चीजें अभिभावक खरीदेंगे। ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। मानव संपदा पोर्टल लागू कर दिया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग
इतने कर्मचारी किसी विभाग के पास नहीं है। 6 लाख तो हमारे पास केवल अध्यापक हैं। मानव संपदा पोर्टल लागू करके पूरे विभाग को हम लोगों ने डिजिटल बना दिया। आज हमारे पास एक एक अध्यापक की, एक एक कर्मचारी की, एक एक बच्चे की सूचना, अध्यापकों की छुट्टियां, छुट्टियों का आवेदन, छुट्टियों का विवरण, पेंशन, जीपीएफ, हमारे विभाग में जो कुछ काम हो रहा है वो आजकल सब डिजिटल है, सब ऑनलाइन है। पहले हमारे अध्यापक को 48 रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे, 48, उनकी संख्या घटा करके हम लोगों ने 17-18 की है अभी। और अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में एक स्कूल में केवल 2 रजिस्टर होगा। एक रजिस्टर बच्चों के नामांकन से संबंधित और दूसरा रजिस्टर कुछ जरूरी सूचनाओं के लिए हमारे अध्यापकों को ये जो बाबूगिरी करनी पड़ती है, उस बाबूगिरी से हम मुक्त करने वाले हैं। धीरे धीरे वो सब कर रहे हैं। अध्यापक कैसे अच्छा पढ़ा सकता है, अभी चर्चा हुई है, उसके लिए 3 हैंडबुक बनाए हमने। बहुत सारी चीजें, मैं तो डिग्री कॉलेज में अध्यापक हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। हमारे कॉलेजेस में जो जो चीजें होती थी, ऐसी कई चीजें हमने शुरू की। वहाँ अध्यापकों को नौकरी में आने के बाद ट्रेनिंग देने के लिए ओरिएंटेशन रिफ्रेशर के कोर्स शुरू होते थे, तो हमने यहाँ भी शुरू किया है, नाम अलग है। हम लोगों को हैंडबुक मिलता था कि कैसे अच्छा पढ़ाया जाए, तो हमने अपने हर टीचर को 3-3 हैंडबुक उपलब्ध करा दिया। जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़े हैं, उनकी रेमेडियल टीचिंग कैसे होगी, उसके लिए ध्यानाकर्षण, इसी तरह से शिक्षण संग्रह, इसी तरह से आधारशिला की जो बुनियादी शिक्षा है, जो फाउंडेशनल लर्निंग है, चीजों को कैसे करें, कैसे अच्छा पढ़ाएं, इन सब की जानकारी देने के लिए शिक्षकों को सुविधाएं उपलब्ध कराती। इसलिए मित्रों, आज मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार बुनियादी शिक्षा के लिए देश की शिक्षा व्यवस्था की नींव है। हमारे प्रधानमंत्री जी नई शिक्षा नीति पर बोलते हैं तो कहते हैं ये शिक्षा नीति हमको टाइम पूरी कर सके। आज हमारे वैज्ञानिक दुनिया में सबसे पहले कोरोना जैसे महामारी से बचने का टीका खोज लाते हैं। आज हमारे वैज्ञानिक जहाज बना रहे, जिस देश में बटन और सुई धागा तो बनता था, लेकिन आजादी के बाद बटन इटली से आती थी तो सुई जर्मनी से आती थी। आज वह देश हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और मिसाइलें न केवल बना रहा है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है। कोरोना जैसी महामारी में दुनिया के कई देशों को हमने दवाएं उपलब्ध कराई हैं। हम चाहते हैं हमारे बच्चे वैसे बने, और बच्चों को ऐसा बनाने के लिए बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन आज आपको यहाँ आमंत्रित करने के पीछे की मंशा यह है कि केवल मोदी जी के प्रयास से देश आगे नहीं बढ़ेगा। मोदी जी ने गांव-गांव बिजली पहुंचा दी। आजादी के बाद भी मोदी जी की सरकार बनने से पहले 18,500 गाँव में बिजली नहीं थी। आज प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से हर गाँव, हर घर में बिजली पहुंच गई। उन्होंने करोड़ों गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दे दिया। देश के करोड़ों लोगों को इलाज की व्यवस्था के लिए आयुष्मान भारत की योजना शुरू करा दी। किसान को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, तो जिसका भी खतौनी में नाम हो तो 6,000 रुपए की सम्मान निधि दे दी। ऐसी तमाम सारी योजना, हर गरीब आदमी का बैंक में खाता खोल दिया ताकि सरकार जो पैसा भेजे बिना किसी कटौती के उसके पास चला जाए। कश्मीर के 370 से लेकर 3 तलाक और तमाम सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पर भी देश को मजबूती के साथ खड़ा कर दिया। प्रदेश की योगी सरकार ने भी बहुत सारे काम कर दिए जो पिछले 45-50 साल में नहीं हुए। चौड़ी चौड़ी सड़कें, हर गांव को सड़कों से जोड़ना, हर घर तक बिजली, प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक करना, गरीब बेटियों के विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक योजना शुरू करना, बेटियों के साथ कोई छेड़खानी ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, बलात्कार ना हो, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना, 112, 1076, 1090 को मजबूत करना, इन सारे कामों को किया। किसानों के हित के लिए, नौजवानों के हित के लिए मिशन रोजगार के तहत 4.5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी देना। लेकिन देश सक्षम और सशक्त, प्रदेश उत्तम या नंबर 1 का प्रदेश अकेले मोदी जी और योगी जी नहीं कर पाएंगे। अकेले केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार नहीं कर पाएगी। केंद्र और प्रदेश की कोई योजना तब तक सार्थक नहीं होगी, तब तक 100% परिणाम नहीं देगी, जब तक ये जो हमारी गांव की सरकार है, ये जो हमारी पंचायतें हैं, ये उस योजना की सफलता के लिए काम नहीं करेंगी, जब तक हमारे प्रधान उस योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयास।
इसलिए आज इतनी बात कहना चाहता हूं आपसे कि केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए संकल्पबद्ध हैं। लेकिन उसके लिए आपको आगे भावनाओं के साथ, इसलिए नहीं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसलिए नहीं कि डीएम ने कहा है, इसलिए नहीं कि सीडीओ और डीपीआरओ ने कहा है, इसलिए नहीं कि बीएसए ने कहा है, इसलिए नहीं कि आपके विधायक और सांसद कह रहे हैं, इसलिए आप उस गांव के नेता हैं, उस गांव के अभिभावक हैं, उस गांव के संरक्षक हैं। आपके गांव का एक एक व्यक्ति, महल से लेकर झोपड़ी में रहने वाला, आप उन सब के कस्टोडियन हैं, उनके संरक्षक हैं। और सबके बच्चों को आपके गांव में अच्छी शिक्षा मिले, अध्यापक नियमित स्कूल आए, बच्चों को मेनू के अनुसार मध्याह्न भोजन का वितरण हो, बच्चों को जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके लिए डीबीटी योजना से जो अभिभावकों के खाते में पैसा आया है, अभिभावक उन सुविधाओं को खरीदे। ये नहीं कि अब 1100 रुपया किसी और काम में खर्च कर दें, उनको बच्चों की उन्हीं कामों पर खर्च करें। हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव हुआ होगा, उनकी बैठकें लगातार हों, उनकी प्रधानों के साथ बैठक हो, कभी कभी एसएमसी प्रधान और हमारे शिक्षक, ठीक है सारे टीचर यहाँ नहीं आए होंगे, इंचार्ज प्रधानाध्यापक आए होंगे, लेकिन सारे अध्यापक, रसोइया, एसएमसी के मेंबर, मिड डे मील को चखने के लिए बनी हुई मां कमेटी के सदस्य महिलाएं, प्रधान, ग्राम पंचायत के सदस्य, गांव में कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कहीं दूसरी जगह अध्यापक है, कहीं कोई सरकारी अधिकारी है, कोई जनप्रतिनिधि है, उसके साथ मिलकर महीने 2 महीने 3 महीने पर बैठकें होती रहें। और अभी एक और शासनादेश हमने जारी किया है, हमने वार्षिक समारोह एनुअल फंक्शन करने का बजट दिया है स्कूल को। आप बात करके अध्यापकों से हर साल वो समारोह कराइए, कार्यक्रम। कई बार इन्हीं चीजों के नाते लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को भेज देते हैं, साहब वहाँ तो रंगारंग कार्यक्रम होता है, यहाँ नहीं होता, वो भी करिए। खेल की प्रतियोगिताओं को हमने अनवरत करना शुरू किया है, और भी प्रयास करिए, कोशिश करिए कि इन स्कूलों के बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिल सकें जो अच्छे अच्छे स्कूलों में मिलती हैं। और वो जब आप करेंगे तो निश्चित रूप से कभी कभी अपने पूरे गांव को लोगों को जुटाइए, मीटिंग करिए कि भाई आइए इस स्कूल को देखिए। हमने एक शासनादेश जारी किया, एलुमनाई एसोसिएशन बनाया, जैसे कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बनता है पुरातन छात्र परिषद। मान लीजिए आपके गाँव का स्कूल है, आप पता करो कि गाँव के स्कूल से पढ़े हुए कौन कौन लोग कभी प्रधान बने, कौन बीडीसी बना, कौन जिला पंचायत सदस्य बना, कौन विधायक बना, कौन सांसद बना, कौन कहीं पर नौकरी कर रहा है, कौन बड़ा व्यापारी हो गया, कौन बड़ा ठेकेदार हो गया। और प्रधान और हमारे प्रधानाध्यापक मिलकर के उस एलुमनाई एसोसिएशन बनावें, उसमें इन लोगों को मेंबर बनाएं, उनकी साल में एक बार बैठक करिए। विश्वास मानिए, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा मैं आरओ लगवा दूंगा, कोई कहेगा मैं फर्नीचर दे दूंगा, कोई कहेगा कि मैं एक कमरा बनवा दूंगा, कोई कहेगा मैं नई बिल्डिंग बनवा दूंगा। हमने एक और शासनादेश जारी किया है, कोई समर्थ व्यक्ति चाहे तो हमारे स्कूल को गोद ले सकता है और अपने पिता के नाम से, माँ के नाम से नई बिल्डिंग बना सकता है, नया कमरा बना सकता है। उसकी दीवार पर ये लिखा जाएगा कि फला व्यक्ति ने अपने पिता की स्मृति में इस विद्यालय में यह काम कराया। वो इसलिए नहीं कि आपका प्रचार हो, वो इसलिए कि और लोग भी आपसे प्रेरित होकर काम कर सके। तो हमने आपके स्कूलों को आपके हवाले कर दिया है। वो सरकार का स्कूल नहीं है, वो आपका स्कूल है, वो जनता का स्कूल है। इसलिए उसको अपना स्कूल समझकर वो गंदा ना हो, उसमें कूड़ा ना फेंका जाए, उसमें पशु ना जाए, उसमें पानी ना लगे, उसमें गांव की नाली स्कूल में से ना होकर गुजरे, गांव का रास्ता स्कूल में से ना होकर गुजरे, स्कूल का शौचालय कोई गंदा ना करे, स्कूल की बाउंड्री कोई ना गिराए, स्कूल का गेट कोई ना तोड़े। स्कूल के शिक्षकों और विशेषकर हमारी जो शिक्षिकाएं जो कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से आकर आपके बीच में रहकर आपके बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, उनकी माँ उनकी बड़ी बहन की तरह उन्हें स्नेह दे रही है, उनके साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार कोई ना करे, उनका अपमान कभी ना हो, उनको कोई असुविधा ना हो, उनके आवागमन का कोई संकट ना हो। ये सब जब ध्यान रखेंगे तो मैं एक शिक्षक होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि चंद महीनों में आपका स्कूल बदला हुआ नजर आएगा। हम सभी चुनाव में जा रहे हैं,
शायद हफ्ते भर बाद आचार संहिता लग जाए, हम सब चुनाव में व्यस्त होंगे, लेकिन आप सभी, ये जो गांव की सरकार है, ये जो हमारे प्रधानगण हैं, पीडीसी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं, अध्यापक हैं, एसएमसी के लोग हैं, आपकी दैनंदिन गतिविधियों पर कोई आचार संहिता नहीं होती है। इसलिए मैं यही विश्वास व्यक्त करता हूं कि चुनाव के बाद जब हम लोग फिर से गांव में निकले तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके स्कूलों की तस्वीर बदली हुई नजर आए, पूरी तरह से काया कल्पित नजर आए, इतना ही विश्वास व्यक्त करते हुए आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम के महत्व को समझा, इस उन्मुखीकरण अभियान को सफल बनाने के लिए 100% उपस्थिति के साथ विभाग के आमंत्रण पर यहाँ आए, उसके लिए यदि कोई औपचारिक रूप से आभार ज्ञापन करेगा, लेकिन इस विभाग के मुखिया होने के नाते, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक होने के नाते, आपके अपने बीच के होने के नाते मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। और आने वाले दिनों में ऐसे तमाम कार्यक्रम होते रहे। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने रसोइयों का मानदेय भी 500 रुपया बढ़ाया है, उनको एक जोड़ी यानी 2 साड़ी एक ड्रेस के रूप में देने की भी घोषणा की है। उनका एप्रन, हेड कैप, ग्लव्स ये सब खरीद सके उसके लिए भी उनके खाते में पैसा भेजने की घोषणा की है। हमारे जूनियर हाई स्कूल में जो शिक्षकों का सहयोग करते हैं, अध्यापक अंशकालिक अनुदेशक के रूप में पढ़ाते हैं, उनके मानदेय में भी 2000 रुपया महीने के रूप में वृद्धि की है। ऐसे तमाम चीजों के लिए हमने अभी साइंस किट उपलब्ध कराया है, खेल किट उपलब्ध कराया है, अभी चर्चा कर रहे थे, आने वाले दिनों में गणित का किट भी उपलब्ध कराने वाले हैं, और हर स्कूल को स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं, प्राइमरी स्कूलों को भी फर्नीचर, ये सारी चीजें उपलब्ध कराने वाले हैं। बहुत सारे संस्थाएं, फाउंडेशन आकर के आपके बीच में काम करने वाले हैं, आपको और भी सुविधाएं देने वाले हैं। इन सब चीजों को आपके सक्रिय सहयोग के बिना पूरा करना संभव नहीं है, इसलिए आप सबका अनुरोध करते हुए और धन्यवाद देते हुए कि हमारे विभाग ने हमको आप सब लोगों से मिलने का, आप सबसे संवाद करने का अवसर दिया, इसके लिए हृदय से आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने बयान दिया है कि 17,000 शिक्षक भर्ती करवाएंगे और 6,000 आरक्षित वर्ग को सीट देंगे। कहीं न कहीं जो 6,000 आरक्षित वर्ग को ये सीट दे रहे हैं असंवैधानिक है। किसी भी भर्ती में आप 6,000 सीट किसी एक विशेष वर्ग को नहीं दे सकते। इसके खिलाफ जल्द ही कुछ बड़ा एक्शन लिया जाएगा और आपको विश्वास दिलाता हूं निश्चित रूप से इसमें कुछ बड़ा होगा। और जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात है उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि पदों की संख्या बढ़े, और बढ़वाने के लिए मैं लखनऊ मौजूद हूं, आ चुका हूं, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण हैं उनसे मुलाकात करके, जो कोर्ट में इन्होंने हलफनामा लगाया है 51,112 का, उसको दिया जाएगा। और जो भी हर वर्ष सीटें खाली हो रही हैं, निवेदन किया जाएगा कि एक बड़ी भर्ती जो हमारे टेट सीटेट पास भाई बहन हैं उनके लिए सौगात के रूप में नए वर्ष में दें। विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करें, आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन जारी करें, और जो भी हमारे भाई बहन टेट सीटेट में पास होते हैं उनको भी मौका दिया जाए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो विफल रहे हैं। और सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में जो मुद्दा बन रहा है इस समय नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, लगातार आपने देखा होगा विधानसभा घेराव, और आगामी आने वाले 3 जनवरी को विधानसभा सहित मुख्यमंत्री आवास पूरा घेरा जाएगा। अगर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी बयान नहीं दे देते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हम जल्द से जल्द घोषित करेंगे। क्योंकि आचार संहिता, देखिए आपको भी पता होगा, आचार संहिता लगने के बाद कोई भी प्रक्रिया नहीं होगी, सारी प्रक्रिया ठप हो जाएगी। बस हम लोगों की यही मांग है, हम लोग लखनऊ में इसीलिए आए हैं। होगा तो क्या करेंगे? सत्ता परिवर्तन होंगे? नहीं, सत्ता परिवर्तन देखिए आंदोलन हम लोग करेंगे। अगर नहीं, इससे पहले तो जब तक करेंगे तब तक इलेक्शन ही नहीं होगा। हमारी मांग पूरी नहीं होगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा, हम मुख्यमंत्री आवास, हम विधानसभा, बीजेपी कार्यालय घेरते रहेंगे, उसको हम छावनी में बदल देंगे। और अगर तब भी सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम अपना मतदान करके सत्ता से हटा देंगे। किसानों को जैसे आप लोगों ने देखे थे कि सरकार को घुटने पर लिया है, युवा क्या इस बार भी सेम यही काम करेगा। डीएलएड शिक्षक भर्ती का मुद्दा एकदम हाईलाइटेड है, जिसमें कि पूरे प्रदेश में 21-22 लाख प्रशिक्षु हैं जो कि इसका इंतजार कर रहे हैं। 15 के बाद से कोई ऐसी भर्ती नहीं आई है जिससे हमें लाभ मिला हो। 17, 18, 19 बैच के प्रशिक्षु बेरोजगार घूम रहे हैं, और अगर जल्द से जल्द सरकार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं करेगी
तो उसका खामियाजा इन्हें अभी मतदान में देखने को मिलेगा, भारी स्तर से। एक मुद्दा हम और उठा रहे हैं लोग, क्योंकि मैं सवाल मेरा ओबीसी एससी किसी जाति धर्म से कोई विरोध नहीं है, मानवता इंसानियत होने के नाते सभी इंसान हैं, सभी हैं। जो एक मुद्दा हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण, जो चुनाव में एक अपना एक अलग स्टैंड खड़ा होगा, वो है जो गरीब सवर्णों को 2019 में जो 3 संविधान संशोधन करके 10% आरक्षण आया। आरक्षण की जो प्रमुख मांग हम लोगों की ये है कि आरक्षण होता है, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मिले। उसी आरक्षण के तहत जिसका 10% का मान्य का कार्ड बनता है, ये प्रमाण पत्र होता है, उसके अंतर्गत हमारी प्रमुख मांगे ये है, जिसके लिए आज हम लोग लखनऊ आए हुए मीटिंग भी है। उसमें यह है कि 82 नंबर पे यूपी टेट पास होते हैं और 97 नंबर पे और 90 नंबर पे जनरल वाले पास होते हैं यूपी टेट। 97 नंबर पे जनरल सुपर टेट पास होता है और 90 नंबर पे सुपर टेट एससी, ओबीसी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले पास होते हैं। और उन लोगों को जो आरक्षण की श्रेणी में आते हैं उन्हें 5 वर्ष का उम्र छूट मिलता है, उन्हें फॉर्म आवेदन शुल्क का छूट भी मिलता है। तो हमारी प्रमुख मांगे ये भी है कि जो 10% आरक्षण के अंतर्गत आते हैं उन्हें 90 की जगह 82 नंबर मिलना चाहिए, 97 की जगह उन्हें 90 नंबर मांगे हो। इसे मांगे अधिकार है हमारा। और भी लोगों से जानेंगे, आप लोगों का क्या कहना है भैया? कह रहे कि रोजगार के मामले में कैसा है यूपी? नहीं रोजगार तो है नहीं, बहुत दिक्कतें चल रही, समस्याएं बहुत चल रही हैं। नाम है मैडम आपका? जी सर, मेरा नाम काजल सिंह है। काजल जी, कहाँ से आई हैं? मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। औरैया से? जी। आप भी भर्ती को लेकर धरने पे? जी सर, हम भी 2017 बैच से लगातार डीएलएड प्रशिक्षु हैं और लगातार 3 साल से कोई भी वैकेंसी सरकार ने जारी नहीं की है। हम लोग हमेशा पढ़ाई पे पढ़ाई किए जा रहे हैं। आप हमें बताइए, सरकार कहते हैं हमने 4 लाख से ज़्यादा रोजगार दिया। अगर रोजगार दिया है तो बताइए कौन सी वैकेंसी उन्होंने पूरी करवा दी है? जो भी वैकेंसी आती है बीच में लटक जाती है, कहीं किसमें भ्रष्टाचार हो जाता है। हमको हम इतने दिन सरकार में तो भ्रष्टाचार ही नहीं हुआ, बता रहे हैं लोग। अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो फिर पेपर लीक कैसे हुआ? वो बोल रहे थे कि जिन्होंने भी पेपर लीक करवाया है तो हम उनके घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। कौन सा उन्होंने बुलडोजर चलवा दिया? बताइए, सचिव पीएनपी के जो भी सचिव हैं, कहाँ पे बुलडोजर चल गया? हम तो बस इतना कहेंगे, जो हमारी प्राथमिक शिक्षक की 97,000 की मांग है, सरकार आचार संहिता से पहले हमारा विज्ञापन जारी करे। और अगर नहीं करेगी तब तक फिर हम लोगों का फिर वो देख ही सकते हैं। अभी 3 बार हम लोग घेराव कर चुके हैं, तो आगे भी हमारा फिर वही प्रदर्शन जारी रहेगा और हम लोग झुकने वालों में से नहीं। मांग के ही रहेंगे जी। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमारा 21 लाख का परिवार है, फिर वो आने वाले चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि अगर वो भर्ती नहीं देंगे तो फिर उनको भी हम चुनाव से खुले धमकी है कि वोट उड़ देंगे। बिल्कुल। अगर वो हमारा रोजगार नहीं देंगे तो फिर आने वाले हम उनको अगर ऊपर बिठा भी सकते हैं तो नीचे गिरा भी सकते हैं। जी। और से फर्श फैला देंगे। जी बिल्कुल। क्या मैडम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा पल्लवी सिंह नाम है और हम लोग जो है 2017 बैच के जो है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन करके जो है। जी। कहाँ से आई हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से? जी। और जो है हम लोग 3 साल से जो है उम्मीद और आशा लगाए बैठे हैं कि भर्ती आएगी और हम लोगों को रोज़गार मिलेगा। और हम लोग पढ़ाई करते करते बस कि कोचिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे, भर्ती आएगी, यही देखते देखते आज 3 साल गुजर गए। गवर्नमेंट भी जाने वाली है, हम लोग क्या करें सर? जो है कैसे अपना परिवार चलाएं? हम तो मैरिड हैं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और जो है प्राइवेट जॉब करके कैसे बच्चों को पालेंगे, कैसे परिवार को चलाएंगे? ये गवर्नमेंट ना तो रोज़गार देती है, सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। आने वाली गवर्नमेंट में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इससे कोई बस सर इतना। अच्छा, ये बताइए कि खुले आसमान के नीचे आप लोग बैठी हैं, कोई प्रशासन के लोग, कोई मंत्री संतरी, कोई किसी पार्टी के लोग आए, मुलाकात की है? सर, अभी हम लोग इतना आज 24वां दिन है, ठीक है, जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मतलब अभी हम लोगों को बोला गया था कि शिक्षा मंत्री जी से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनसे मिलवाइए। तो हम लोगों को जो भी हमारी SCRT की DG महोदया हैं उनसे हमको मिलवाया गया, लेकिन उन्होंने भी, हम लोग 2 बार मिल चुके हैं उनसे, लेकिन झूठा आश्वासन दिया जा रहा है हमको। कोई नहीं आया? नहीं, यहाँ पे हमारा लगातार इतना, हम लोग ठंड में मर रहे हैं, देख सकते हैं आप क्या व्यवस्था है। हम लोग अभी बारिश भी कल हो ही रही थी, इतना ज्यादा कड़ी सर्दी थी, लेकिन कोई भी प्रशासन का आदमी हमारे यहाँ मिलने नहीं आया। जबकि उन्होंने देखा कि अभी हम लोग 3 घंटे कल विधानसभा का घेराव किए थे, लेकिन फिर भी कोई उसका परिणाम नहीं रहा सकारात्मक। उम्मीद है जिस तरीके से आप लोग धरने पे बैठे हैं और जैसा समर्थन पूरे प्रदेश भर के छात्रों का आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग जैसा बता रहे हैं 21 लाख परिवारों का जिस तरीके से समर्थन मिला, उम्मीद है कि ये आप लोग सफल हो पाएंगे इसमें? सर देखिए, अगर सफल क्यों नहीं होंगे, अगर अपना कुर्सी उनको चाहिए तो फिर तो उनको रोजगार देना पड़ेगा, हमारी मांग को सुनना पड़ेगा, वरना आने वाले चुनाव में वो परिणाम देख सकते हैं।